आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हम चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया। ये एक बिल्कुल नई टर्म है, मैट्रिक लेवल तक डिस्कस नहीं होती, लेकिन मैट्रिक लेवल तक इवन फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में एक टर्म डिस्कस हुई है, इनर्शिया, जिसको न्यूटन ने पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में उसका मुतबादिल है, उसका एनालॉग है रोटेशनल मोशन में। जैसे हम इनर्शिया के बारे में कहते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन हो सकती है वो है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अपोज any change in its state of rest or the state of uniform rotational motion. और एक चीज़ यहाँ और भी मेंशन कर दें, क्योंकि फिर जब हम इसकी डेरिवेशन में जाएंगे तो वहाँ पे फिर हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। मैं फ़िलहाल दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। इनर्शिया को जब हम पढ़ते थे 9th में और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी इवन, हम हमेशा ये बात कहते होते हैं कि इनर्शिया जो है वो डिफ़ाइन होता है, स्पेसिफाई होता है, डिसाइड होता है बॉडी के मास से। अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये रोटेट करती बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों का एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितना फासला है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर बॉडी या उसके मुख्तलिफ़ हिस्से एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर दूर हैं तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेचुरली इंक्रीज़ कर जाएगा। ये सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि फिर हम जब इसके किसी रिज़ल्ट पे पहुँचे तो हम उसको बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकें इन बातों की रोशनी में। अब हम किसी स्पेसिफिक केस को लेते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में अपनी एक फ़िगर को फॉलो करते हैं। ये एक फ़िगर है, इसमें कोई छोटा सा मैस है जो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, और हम एज्यूम करते हैं कि ये सर्कल में जो मूव कर रहा है तो असल में इसको एक रॉड से अटैच किया गया और रॉड यहाँ पे सेंटर पे फिक्स है। गोया रॉड की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है और रॉड का अपना मैस ना होने के बराबर है। और अब इस मैस को जिस वक्त कोई बंदा रोटेट कराना चाह रहा है तो असल में वो एक फ़ोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से इस पूरे के पूरे रॉड पे एक टॉर्क लगती है। लिहाजा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफ़ाइन करने के लिए और उसकी कोई जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए, कोई रिलेशन डेवलप करने के लिए हम टॉर्क से स्टार्ट लेते हैं। अब अगर इस मैस पे फोर्स लगी है F और उस वजह से इस मैस में लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा हुई है A, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma। इस इक्वेशन को रोटेशनल वेरिएबल में ज़रा कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा है कि हम जानते हैं कि ये जो सर्कल में मूव करती बॉडी की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है A, इट इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। आर इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा जो बुनियादी तौर पे लेंथ ऑफ द रॉड है। ये A इक्वल टू आर अल्फ़ा हम ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है F इज़ इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। ये इक्वेशन अगर आप इसका एक छोटा सा एनालिसिस करें एक और स्टाइल से तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ टार्क से को बनाने के लिए दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आर एफ इज़ इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फ़ा। अगर ये इस तरीके से हो जाए तो ये जो आर एफ है ना, इट बेसिकली इज़ इक्वल टू टार्क, जैसा कि जस्ट अ मिनट जी, ये टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ। तो आप अगर देखें कि आर एफ उसको मैंने कर दिया हो तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी टॉ इज़ इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फ़ा। अब अगर आप इस इक्वेशन का F इज़ इक्वल टू एम ए के साथ ज़रा कंपैरिजन करें तो ऐसे दिखता है जैसे सर्कुलर मोशन में
ए की जगह आ गया है अल्फ़ा, सर्कुलर मोशन में फोर्स की जगह आ गया है टॉर्क। तो ऐसे लगता है जो रिमेनिंग क्वांटिटी है सर्कुलर मोशन में एम की जगह आ गया है एम आर स्केयर, और एम जो है वो इनर्शिया को डिफ़ाइन करता है लीनियर मोशन में। इससे पता ये चलता है कि शायद सर्कुलर मोशन में इनर्शिया को यानी रोटेशनल इनर्शिया को जो चीज़ डिफ़ाइन करती है और क्लियर डिसाइड करती है न्यूमेरिकली वो है एम आर स्केयर। ये जो इक्वेशन है टा इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फ़ा, ये बुनियादी तौर पे कहलाती होती है दी रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए की जो एनालॉग इक्वेशन है रोटेशनल मोशन में वो हो सकती है टा इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फ़ा। हमने इसको ज़रा थोड़ा सा अपने लिए एक जनरल टर्म की फॉर्म में लेके आना है कि क्या एक बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एम आर स्केयर हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए आप देखें आपकी बुक वाले ने नेक्स्ट स्टेज पे एक काम किया। एक बॉडी ली गई, ये दोनों एक ही बॉडी हैं, बस कोई किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। एक बॉडी ली गई जिसको हमने देखा कि वो पिछले केस की तरह नहीं है, बल्कि ये एक एक्सटेंडेड सॉलिड बॉडी है फैली हुई, और फ़र्ज़ करें ये एक ऐसे एक्सिस के गिर्द घूम रही है जो एक्सिस पॉइंट ओ से गुजर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ हिस्से एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे नहीं है। अब हमें कोई बोले जी ये बॉडी घूम रही है और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मालूम करके दें आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर के फार्मूला से, तो हमारे लिए जो सीरियस इशू होगा वो ये होगा कि हम यहाँ आर की क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि पिछले केस में एक छोटा सा मैच था, उसका सेंटर से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस था वो था आर। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी का मुख्तलिफ हिस्सों का डिस्टेंस मुख्तलिफ है। तो ऐसे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए एम आर स्केयर ही का फार्मूला तो यूज़ होगा, लेकिन होगा ये कि हम इस केस में इस बॉडी के छोटे छोटे मुख्तलिफ हिस्से अलग-अलग कंसिडर करेंगे, हर हिस्से का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग डिस्टेंस मालूम करेंगे, जैसे R1, R2, R3 वगैरह वगैरह, और उसके मैसेज M1, M2 वगैरह। तो फिर उसके बाद हम अपनी उसी अप्रोच पे वापस जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अप्रोच पे या टॉर्क की अप्रोच पे। जैसे आप ये देखें, अब अगर हमने एक ऐसी बॉडी की ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों पे टॉर्क मालूम करनी है, तो आप देखें उसका जो हिस्सा M1 है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 की दूरी पे है, तो उसके ऊपर लगने वाली जो टार्क होगी वो होगी M1 R1 स्केयर अल्फ़ा। M2 पे जो टार्क लगेगी वो होगी M2 R2 स्केयर अल्फ़ा एंड सो ऑन। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ही के बराबर होंगी। उसकी वजह यह है कि जब एक सॉलिड बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसके तमाम हिस्सों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होते हैं। अब अगर पिछले फार्मूले को फॉलो करें तो हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहें इस बॉडी के ऊपर कुल टार्क कितनी लगी है, तो हम टोटल टार्क मालूम करने के लिए यकीनन इन सारी टार्क्स को जमा करते हैं। जैसे ये टा टोटल इज इक्वल टू एम टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 एंड देन इट इज़ M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर प्लस MN RN स्केयर अल्फ़ा एंड टा इज़ इक्वल टू, फिर हमने इन सारी टर्म्स को समेशन की मदद से ऐड किया है और सिंबॉलिकली दे दिया समेशन MI स्केयर अब इनटू अल्फ़ा, और कुल टर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल n, तो इनके ऊपर समेशन की लिमिट ले ली। उसके बाद हम फिर उसी नतीजे पे पहुँचे कि ऐसे लगता है जैसे जो टार्क है वो तो चलें f का मुतबादिल हो गई, अल्फ़ा जो है वो a का मुतबादिल हो गई, तो बाकी जो समेशन है MI स्केयर है, ऐसे लगता है जैसे ये मैस का मुतबादिल है। तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे इस केस में फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्लेयर होनी चाहिए। और ये जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, ऐसे लगता है जैसे ये इक्वेशन ये बताती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ इस बात पे डिपेंड करता है बॉडी का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी कम मास वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो किसी ज़्यादा मास वाली बॉडी से, अगर उस बॉडी के
एक्सेस ऑफ रोटेशन से मैसेज ज़्यादा डिस्टेंस पे हों तो. सो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इज़ दी एनालॉग ऑफ मास, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, एंड इज़ द टर्म अगेंस्ट द टर्म इनर्शिया, जो कि हम लीनियर मोशन में बोलते हैं. ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.